आखिरकार विज्ञान ने बता ही दिया कि अंडा शाकाहारी है या मांसाहारी। क्या आपको पता है कि इंसान उल्टे हाथ में घड़ी क्यों पहनता है? और क्या आपको पता है कि रावण इतना महाज्ञानी ब्राह्मण होने के बाद भी राक्षस क्यों था? आइए जानते हैं इस वीडियो में बहुत सारे होश उड़ा देने वाले रोचक तथ्य। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फैक्ट नंबर 1, कोहिनूर कभी मुगल सल्तनत की शान हुआ करता था, जिसे नादिर शाह से लूटा और अंततः ये ब्रिटेन तक पहुंच गया है। जानिए ये कैसे ब्रिटेन की महारानी तक पहुंचा और इसे ले जाने में कितनी मुश्किलें आई। लॉर्ड डलहौजी कोहिनूर को भारत से ब्रिटेन लेकर गए थे। एक दौर में कोहिनूर के बारे में कहा जाता था कि इसे बेचकर पूरी दुनिया को 2.5 दिनों तक खाना खिलाया जा सकता है। कोहिनूर को सिर्फ उसकी कीमत के लिए ही नहीं बल्कि खूबसूरती के लिए भी जाना गया, जो कभी भारत में था लेकिन आज टावर ऑफ लंदन के ज्वेल हाउस में है। इसे भारत से लंदन तक पहुंचाने का काम किया भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड डलहौजी ने। कोहिनूर कभी मुगल सल्तनत की शान हुआ करता था, जिसे नादिर शाह से लूटा और अंततः ये ब्रिटेन तक पहुंच गया है। जानिए ये कैसे ब्रिटेन की महारानी तक पहुंचा और इसे ले जाने में कितनी मुश्किलें आईं। मोहम्मद शाह की सेना को हराकर ईरानी शासक नादिर शाह मार्च 1739 में दिल्ली पहुंचा था। दिल्ली की लूटपाट में नादिर शाह को बेशुमार दौलत के साथ कोहिनूर हीरा भी मिला था। जब नादिर शाह ने पहले बार हीरे को देखा तो देखता ही रह गया। उसने उसका नाम कोहिनूर यानी रोशनी का पहाड़ रखा। कोहिनूर मुगल बादशाह शाहजहां के मयूर सिंहासन तख्त-ए-ताउस में जड़ा हुआ था। दिल्ली की लूट में नादिर शाह इस सिंहासन को भी अपने साथ ईरान ले गया। सिंहासन से निकालकर नादिर शाह कोहिनूर को अपनी बाह में बांधा करता था, लेकिन कोहिनूर उसके हाथ में ज्यादा समय तक ठहर नहीं सका। उसकी हत्या के बाद यह हीरा उसके अफगान अंगरक्षक अहमद शाह अब्दाली के पास आया। कई हाथों से होते हुए यह आखिरकार 1813 में महाराजा रणजीत सिंह के पास पहुंचा। महाराजा रणजीत सिंह खालसा साम्राज्य के पहले महाराजा थे। उन्होंने अंग्रेजों के साथ शांति और मित्रता की संधि की हुई थी, लेकिन 1839 में उनकी मौत के बाद हालात बदल गए। कड़े सत्ता संघर्ष के बाद 1843 में बालक दलीप सिंह को पंजाब का राजा बनाया गया। हालांकि कुछ समय बाद हुई दूसरी एंग्लो सिख युद्ध में उनका साम्राज्य अंग्रेजी हुकूमत का हिस्सा बन गया। इसी के साथ कोहिनूर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। लॉर्ड डलहौजी को इसकी जानकारी मिलने पर वो खुद कोहिनूर लेने लाहौर आए थे। वो डलहौजी जो 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे और यहाँ के कई मामलों में उनका सीधा दखल रहा। 19 दिसंबर 1860 को लॉर्ड डलहौजी का निधन हुआ, लेकिन उन्होंने इतिहास को नया मोड़ देने का काम किया। भारत पहुंचने के बाद उन्होंने तय किया कि पानी के रास्ते से मीडिया जहाज से कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेजा जाएगा। हालांकि इंग्लैंड तक के सफर में जहाज को बीमारी और तूफान का सामना करना पड़ा। मीडिया जहाज के इंग्लैंड रवाना होने के 1-2 हफ्तों तक तो कोई समस्या नहीं आई, लेकिन फिर कुछ लोग बीमार हो गए और जहाज पर हैजा फैल गया। हालात कुछ ऐसे बने कि जहाज का दल बीच में मॉरिशस रुककर दवाई और खाना भी नहीं ले पाया। दिक्कतें यहाँ खत्म नहीं हुई। रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़े समुद्री तूफान का भी सामना करना पड़ा, जिसने करीब करीब जहाज को 2 हिस्सों में तोड़ दिया था। मुसीबतें झेलते हुए कोहिनूर भारत से इंग्लैंड पहुंच गया। बताया जाता है कि कोहिनूर को ब्रिटेन ले जाए जाने के 3 साल बाद इसकी वहां प्रदर्शनी की गई। लोगों का बड़ा जमावड़ा प्रदर्शनी देखने आता था। ये हीरा एक तरह से पूरब में ब्रिटिश शासन की ताकत का प्रतीक बन गया था। इस बीच फतेहगढ़ किले में रह रहे महाराजा दलीप सिंह ने लंदन जाकर महारानी विक्टोरिया से मिलने की इच्छा जाहिर की। रानी इसके लिए तैयार भी हो गई। जब दलीप सिंह लंदन के बकिंगम पैलेस पहुंचे तो रानी विक्टोरिया ने एक मशहूर चित्रकार से उनका चित्र बनवाया। जब दिलीप सिंह बकिंगम पैलेस के व्हाइट ड्राइंग रूम में मंच पर खड़े हुए अपना चित्र बनवा रहे थे तो रानी ने एक सैनिक को बुलाकर एक बक्सा लाने के लिए कहा, जिसमें कोहिनूर रखा हुआ था। उन्होंने दलीप सिंह से कहा कि मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ। दलीप सिंह ने कोहिनूर को देखते ही अपने हाथों में उठा लिया। थोड़ी देर तक कोहिनूर को देखते रहने के बाद दलीप सिंह ने महारानी से कहा, योर मेजेस्टी, मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मैं ये हीरा आपको तोहफे में दूं। विक्टोरिया ने वो हीरा उनसे लिया और अपनी मृत्यु तक लगातार उसे पहने रखा। वर्तमान में दुनिया का ये सबसे मशहूर हीरा टावर ऑफ लंदन के ज्वेल हाउस में रखा हुआ है। फैक्ट नंबर 2, लंकिनी बेहद शक्तिशाली और बलवान स्त्री थी। लंकिनी का काम लंका नगर के प्रवेश द्वार पर पहरा देने का काम था। लंका में प्रवेश के लिए लंकिनी की आज्ञा जरूरी होती थी। बिना उसकी आज्ञा कोई भी लंका के अंदर नहीं जा सकते थे। पौराणिक कथा के मुताबिक जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करने लगे तो बजरंगबली का सामना लंकिनी से हुआ था। रावण को भगवान ब्रह्मा से वरदान स्वरूप सोने की लंका मिलने के बाद से रावण बेहद प्रसन्न था। भगवान ब्रह्मा ने ही लंकिनी को लंका राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी थी। लंका का प्रभार मिलने के बाद लंकिनी ने भगवान ब्रह्मा से पूछा था कि उसे कब तक लंका की सुरक्षा करनी पड़ेगी। इस पर ब्रह्मदेव ने कहा था, एक दिन वानर रूपी भगवान आएंगे और तुमको युद्ध में परास्त करेंगे। उस दिन तुम मुक्त हो जाओगी। फैक्ट नंबर 3, पंबन ब्रिज तमिलनाडु के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। रामेश्वरम में स्थित पंबन ब्रिज पर हर साल कई यात्री और पर्यटक आते हैं। यह आम ब्रिज की तुलना में काफी अलग है और इसलिए इस ब्रिज से जुड़ा इंजीनियरिंग चमत्कार आमतौर पर लोगों को आकर्षित भी करता है और उनके मन में खौफ भी पैदा करता है। ये पुल बीच में से खुलता है ताकि जहाज आसानी से आ जा सके। बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि रामेश्वरम में स्थित पंबन रेलवे ब्रिज भारत का पहला समुद्री पुल है, जिसे 1914 में खोला गया था। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये ब्रिज अब 100 साल से भी अधिक पुराना हो चुका है।
यह अपने आप में एक मुख्य टूरिस्ट अट्रैक्शन है, क्योंकि लोग यहाँ पर यह देखने आते हैं कि किस तरह पानी से शिप व जहाज की आवाजाही के लिए ब्रिज बीच में से खुल जाता है और फिर कुछ ही पलों में पहले जैसा हो जाता है। आज के समय में पंबन ब्रिज मुंबई के पश्चिमी तट पर 2.3 किलोमीटर बांद्रावली समुद्री लिंक के बाद भारत का दूसरा सबसे लंबा समुद्री पुल है, लेकिन 2010 तक इसकी गिनती भारत के सबसे लंबे पुल के रूप में होती थी। उसके बाद 2010 में बांद्रावली सी लिंक को खोलने के लिए ब्रिज को खोला गया। फैक्ट नंबर 4, कौन था रावण का पुत्र अतिकाय जिसे हनुमान जी भी नहीं हरा पाए थे? जाने कैसे हुआ था अंत। मेघनाथ के अलावा रावण का एक और पुत्र अतिकाय भी, जो बहुत पराक्रमी था। अतिकाय रावण और उसकी दूसरी पत्नी धनमालिनी का पुत्र था। अतिकाय को ब्रह्मा जी से ब्रह्म कवच प्राप्त था, जो उसे दिव्यास्त्रों के प्रहार से बचाता था। अतिकाय के तर्कस में अनेकों अस्त्र शस्त्र थे जो उसे अजेय योद्धा बनाते थे। युद्ध में अतिकाय और हनुमान जी के बीच भी युद्ध हुआ, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद अतिकाय के सामने श्री राम जी और लक्ष्मण जी आ गए, तब उसने हनुमान जी से युद्ध करना छोड़ दिया। इसके बाद लक्ष्मण जी और अतिकाय के बीच युद्ध शुरू हुआ। अतिकाय ने लक्ष्मण जी को युद्ध में कड़ी चुनौती दी थी। एक बार अतिकाय लक्ष्मण से युद्ध करते करते आसमान में चला गया। इसके बाद हनुमान जी लक्ष्मण जी को लेकर ऊपर गए और घमासान युद्ध हुआ। इसके बाद देवताओं ने लक्ष्मण जी को बताया कि इसका अंत सिर्फ ब्रह्मास्त्र से ही हो सकता है, तब उन्होंने अतिकाय का अंत किया। फैक्ट नंबर 5, रामायण का जब भी जिक्र होता है तो उसमें भगवान के अलावा सबसे ज्यादा याद रावण को किया जाता है। रावण लंका का राजा था, जिनका भगवान राम ने युद्ध में वध किया था। रावण महाज्ञानी व्यक्ति था। वो सत्व, रज और तम तीनों ही गुणों के विद्वान थे। लंकापति रावण के अंदर तमोगुण सबसे अधिक और सत्वगुण सबसे कम था। तमोगुण का मतलब उन्हें सत्य असत्य का कुछ पता नहीं था, यानी वो अज्ञान के अंधकार रहता था। रावण पुलत्स्य मुनि के पुत्र महर्षि विश्रवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था। ऐसा माना जाता है कि रावण का जन्म 3 श्राप के कारण हुआ था। इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह कि एक ब्राह्मण पुत्र होने बावजूद रावण में राक्षसत्व वाले गुण कैसे आए? ऐसे माना जाता है कि 3 श्राप रावण जन्म के कारण बने। इनमें पहला संकादिक बाल ब्राह्मणों द्वारा दिया गया श्राप था। रावण और उसका भाई कुंभकर्ण पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के द्वारपाल जय विजय थे। बाल ब्राह्मण वैकुंठ जाने के लिए जब प्रवेश द्वार पहुंचे तो जय विजय ने उन्हें रोक दिया था। इससे नाराज होकर बाल ब्राह्मणों ने दोनों को मृत्युलोक में जन्म लेने का श्राप दिया था। नारद के श्राप के कारण भी राम और रावण का जन्म होना तय हो गया था। भोजन में मांस होने की खबर के मिलने के बाद प्रतापभानु से नाराज ब्राह्मणों ने उसे कुटुंब समेत राक्षस हो जाने का श्राप दिया था। यही प्रतापभानु रावण बना। फैक्ट नंबर 6, महाभारत युद्ध के दौरान कुछ नियम बनाए गए थे। ये नियम कौरव पांडव दोनों ने मिलकर बनाए थे। उनके बनाए हुए नियम थे: प्रतिदिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही युद्ध होगा। सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा। युद्ध की समाप्ति के बाद छल कपट छोड़कर सभी लोग प्रेम का व्यवहार करेंगे। एक रथी दूसरे रथी से ही युद्ध करेगा। हाथी पर सवार हाथी वाले से और पैदल वाला पैदल वाले से ही युद्ध करेगा। एक वीर योद्धा के साथ एक ही वीर योद्धा युद्ध करेगा, दूसरा उसका साथ नहीं देगा। भय से भागते हुए या शरण में आए हुए किसी भी व्यक्ति पर अस्त्र शस्त्र से प्रहार नहीं किया जाएगा। जो वीर निहत्था हो जाएगा उस पर कोई अस्त्र नहीं उठाया जाएगा। युद्ध में सेवक का काम करने वालों पर कोई अस्त्र नहीं उठाएगा। फैक्ट नंबर 7, घड़ी पहनना करीब करीब सभी को पसंद होता है। घड़ी हमारी पर्सनैलिटी को भी काफी शूट करती है और बेहतर बनाती है। ऐसे में काफी लोग लग्जरियस घड़ी भी पहनने का शौक रखते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि अधिकतर लोग घड़ी को उल्टे हाथ में पहनते हैं, लेकिन कभी सोचा कि आखिर लोग उल्टे हाथ में ही घड़ी क्यों पहनते हैं? ऐसा करने के पीछे का क्या कारण है, क्या आप जानते हैं? दरअसल अधिकतर लोग दाएं हाथ से काम करते हैं, इसीलिए दाएं हाथ की व्यस्तता को लेकर लोग बाएं हाथ में घड़ी पहनते हैं। ऐसे में उनका काम भी नहीं रुकता और बाएं हाथ में पहनी घड़ी में समय भी देख लेते हैं। फैक्ट नंबर 8, पाकिस्तान की किताबों में हिंदुओं के बारे में क्या पढ़ाया जाता है? जानकर कहेंगे पाकिस्तानी मूर्ख। पाकिस्तान में इस समय आर्थिक संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पाक की अर्थव्यवस्था इस समय गंभीर संकट में है। बीते दिनों पाकिस्तान की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जिसमें लोग भोजन के लिए लड़ते नजर आ रहे थे। यहाँ हालात दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। देश भर के प्राइवेट स्कूलों की फीस आसमान छू रही है। वहीं सरकारी स्कूल में शिक्षकों की सैलरी समय से न आने पर स्कूल की हालत और खराब है। ऐसे में लोगों के मन में पाकिस्तान की शिक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस बीच लोग गूगल पर सर्च कर रहे हैं कि पाकिस्तान की पुस्तकों में हिंदुओं के बारे में क्या पढ़ाया जाता है। स्कूल के स्तर से ही पाकिस्तान में बच्चों को हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काया जाता है और हिंदुओं के खिलाफ नफरत भरी जाती है। शिक्षा व्यवस्था सही न होने के चलते पाकिस्तान आज भी तरक्की नहीं कर पाया है। फैक्ट नंबर 9, कहाँ है दुनिया की इकलौती मृत नदी? जाने इसका इतिहास। दुनिया की इकलौती मृत नदी यूरोप में है। जाने इसे मृत नदी का दर्जा क्यों और कब मिला? यह मृत नदी लंदन में है। इसका पानी दुनिया की सारी नदियों से ज्यादा स्वच्छ है। दुनिया की सबसे स्वच्छ नदी टेम्स को ही पहले कभी मृत नदी कहा जाता था। इसका इतिहास हैरान करने वाला है।
1800 के दशक में लंदन की टेम्स नदी सबसे अधिक प्रदूषित हो गई थी। इस वजह से हैजा फैल गया था। इस वजह से हजारों जीव जंतुओं और इंसानों की मौत हो गई थी। तब इस नदी को मृत नदी कहा जाने लगा था। वही मृत नदी अब लंदन की टेम्स नदी बन चुकी है। टेम्स नदी का पानी दुनिया की सभी नदियों में सबसे ज्यादा निर्मल है। फैक्ट नंबर 10, अंडा एक हेल्दी फूड के साथ साथ बहस का मुद्दा भी है। कोई इसे शाकाहारी भोजन कहता है तो कोई इसे मांसाहारी में शामिल करता है। विज्ञान में शाकाहारी भोजन की अपनी एक परिभाषा है। साइंस के अनुसार हर वो भोजन जिसमें किसी जानवर के मांस का हिस्सा न हो वो शाकाहारी है। अब इस नजरिए से देखें तो अंडा शाकाहारी नजर आता है, लेकिन ये मुद्दा यहीं खत्म नहीं होता। जो लोग अंडा खाते हैं उन्हें ओवो वेजिटेरियन कहा जाता है। खैर, विज्ञान की परिभाषा के परे ज्यादातर लोग इसे मांसाहारी मानते हैं और नहीं खाते हैं। लेकिन साइंस कहता है कि अंडे दो तरह के होते हैं, पहला फर्टिलाइज्ड एग और दूसरा अनफर्टिलाइज्ड एग। अब चूंकि ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि जो अंडा वो खरीद कर लाते हैं उससे ही चूजा निकलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल मुर्गा और मुर्गी के मेटिंग से जो अंडा बनता है वो फर्टिलाइज्ड होता है, लेकिन अंडे के कारोबारी मुर्गे को मुर्गी से दूर रखते हैं। ऐसे में मुर्गी जो सामान्य अंडे देती है वो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं और उनसे चूजे नहीं निकलते हैं। अनफर्टिलाइज्ड एग में भी ब्लड स्पॉट दिखने का कारण है कि मुर्गी के शरीर में अंडे का निर्माण होते समय रक्त कणिकाएं डैमेज होती है और वहीं अंडे पर ब्लड की कुछ बूंदों के रूप में दिखती है। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।